मेरी शादी वाले दिन मेरा 16 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। पति की मौत होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता, तो मैं अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझे काफ़ी छोटा था, वह 16 साल का, उम्र में भी 25 साल का लगता था। पति की मौत के बाद मैं बहुत मुश्किल से गुजर किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा एक बार देवर जी को आजमा कर देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिलाकर देखा तो वो गहरी नींद में थे, लेकिन वहाँ हाथ लगाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे देवर का साथ गलती से मेरे हाथ लगी। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, मेरी शादी दिन नीरज बेहद खुश था। उसे हमेशा मैं अपने छोटे भाई की तरह समझा था और वह भी मुझे प्यार से भाभी माँ कहकर पुकारता था। उसके मासूम चेहरे और नटखट हंसी में ऐसी खुशी थी कि जैसे उसे सच में एक नई माँ मिल गई हो। लेकिन इसी खुशी भरे दिन के कुछ ही समय बाद मेरे जीवन में दुख का अंधेरा छा गया। मेरे पति का अचानक निधन हो गया और उनके जाने के बाद घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई। नीरज मेरा सहारा था, लेकिन फिर भी मुझे रात को अकेले सोने से डर लगता था। ठंडी सर्दियों की रातें लंबी लगती है और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी भर जाती थी। कुछ रातों से मैंने उसे अपने साथ बिस्तर पर सुलाना शुरू कर दिया था, ताकि इससे अकेलापन और डर से थोड़ी राहत मिल सके। नीरज की उम्र भले ही 16 साल थी, पर उसकी और समझदार स्वभाव उसे उससे कहीं बड़ा दिखता था। पति के जाने के बाद जैसे तैसे मैं इस दुख से जूझती रही, लेकिन मन की उथल पुथल को दबाना आसान नहीं था। उस रात भी मन में अजीब सी बेचैनी लिए मैं सोने की कोशिश कर रही थी। आधी रात को अचानक जाकर मैंने नीरज को देखा। वह गहरी नींद में था, मासूम और निश्चल। उसे देखते ही मेरी आंखें भर आई। इस छोटे से बच्चे ने भी अपने भाई को खो दिया था और फिर भी वह मेरे साथ मजबूती से खड़ा था। मुझे अपनी माँ की बात याद आई, जो हमेशा कहती थी कि बेटा, देवर को हमेशा बेटे जैसा समझो, लेकिन दूरी बनाए रखो। वह बड़ा होगा तो तुम्हारे और उसके बीच की लाजिम सीमाएं और स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे मन में उन बातों का अर्थ अब और भी गहरा हो गया था। मुझे नीरज का ध्यान रखना था, उसकी मासूमियत का मन रखना था। मन अक्सर समझाया करती थी कि बेटा, देवर के साथ कुछ फैसला बनाए रखो। कोशिश करो कि वे तुम्हारे कमरे में बिना ज़रूरत न आए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपनी और अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। माँ की इन बातों को सुनते समय मुझे ऐसा लगता था कि वे नीरज के बारे में कुछ ज़्यादा ही बुरा सोच रही है और मैं उनकी बातों से नाराज़ हो जाती। लेकिन अब जब पति को खोकर मैं बेसहारा हो गई थी, माँ की बातों का मतलब समझ में आने लगा। उस रात भी जब मैं अकेली बैठी थी, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे दिल में दर्द की लहरें उठ रही थी कि मेरे पति मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मैंने कभी नहीं सोचा कि वह मुझे नीरज के सारे छोड़कर चले जाएंगे। रात के 12 बज चुके थे और नीरज अभी तक घर नहीं लौटा था। शायद वह अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ, और मुझे ये सोचकर कुछ राहत मिली कि वह घर नहीं आया। उसकी गैर मौजूदगी में मुझे एक तरह है कि राहत महसूस हुई। उस वक्त माँ की बातों का असर मेरे दिल में गहरा होता जा रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। डरते हुए मैंने सोचा कि कौन हो सकता है, लेकिन बाहर से नीरज की आवाज़ आई, भाभी, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल में अजीब सी घबराहट हुई। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला और उसे बड़े सुनसान से घर में सब कुछ जैसे वीरान सा लगने लगा। नीरज अंदर आया और मासूमियत से पूछने लगा, भाभी, आपने खाना खाया? उसकी नज़रें झुकी हुई थी और चेहरे पर वही मासूमियत थी जो हमेशा से थी। उस पर मैं खुद को समझाया कि नीरज एक मासूम बच्चा ही तो है। उस अकेली रात में मुझे उसका साथ और उसकी चिंता ही मेरे लिए सहारा बन गई।
नीरज के हाथ में एक थैली थी और उसमें होटल से लाए हुए चावल थे। उसने एक प्लेट में चावल निकाले और मेरे सामने रखते हुए उसके चेहरे पर चिंता और मासूमियत की झलक साफ थी। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ। आप कुछ खा लीजिए, वरना आप बीमार हो जाएंगे। वह मुझे माँ जैसा मानता था और उसकी यह भावना मुझे भीतर तक छू गई, लेकिन फिर भी माँ की बातें मेरे दिल से निकल नहीं पा रही थी। उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, भाभी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत जाना। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। वह बड़े जज्बाती अंदाज में मुझसे बात कर रहा था और मेरी आंखों में उसकी इस मासूम चिंता ने एक नई उम्मीद की झलक दी। फिर उसने कहा, भाभी, आप इस कमरे में सो जाए। दूसरा कमरा छत के पास है। मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ रहना चाहिए। अब सबको पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो चुकी है और कोई भी गलत इरादे से हमारे घर आ जा सकता है। उसकी इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। सोचने लगी कि इतनी छोटी उम्र में उसे कैसे ये सब बातें सोच रही है, लेकिन फिर भी उसकी बातों में फ़र्क था और उसकी चिंता ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। मैं उसके कमरे में चली गई। नीरज का कमरा दूसरी ओर था, जबकि मेरा कमरा पति हमेशा छत के पास वाले कमरे में रहते थे। कमरे में कदम रखते ही सब कुछ अजीब सा लगने लगा। आज पहली बार मैं अपने कमरे से बाहर किसी और कमरे में थी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे के दरवाज़ा बंद किया और नज़रें उठाई, वहाँ एक चीज़ थी जिसने मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। नीरज की उम्र 16 साल थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो किया था वह एक छोटे बच्चों के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े और समझदार आदमी के जैसा था। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर मुझे उसकी मासूमियत और समझदारी पर हैरानी हो रही थी। वह बच्चा जो आम तौर पर मेरी नज़र में छोटा सा दिखता था, अब मुझे एक परिपक्व और सोच समझकर बोलने वाला लग रहा था। नीरज के कमरे में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने देखा जो कुछ मैं छुपा रखा था वह वहाँ कैसे पहुँच गया। मेरी सारी चीज़ें पड़ी थी और एक पल के लिए मुझे लगा कि ये सब कुछ नीरज ने किया है। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी और मैं सोचने लगी, सुबह होते ही इस बारे में सवाल करूँगी। फिर मेरी आंखों में नींद की झपकी आ गई और मुझे लग रहा था कि शायद चावल खाने के बाद मुझे नींद आ गई। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और सोचने लगी कि तैयारी की 2 दिन से मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे नीरज के लायक चावल खाकर मेरी आंखें भारी हो गई है। सोचा कहीं यह चावल खाने की वजह से तो नहीं था, मगर बहुत जल्दी ही मेरी आंखें बंद हो गई, जैसे मुझे कोई नींद का इंजेक्शन लग गया हो। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि 10 बज चुके हैं और मुझे हैरानी हो रही थी कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। 2 दिन से मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चुपके से नींद की कोई बीमारी हो गई हो। मेरा दिल बार बार यही सोच रहा था कि कहीं लाए हुए चावलों को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। ये सब सोच ही रही थी कि अपनी आंखें मलते हुए बाहर आई। सामने नीरज किचन में चाय बना रहा था और उसकी मासूमियत ने मुझे कुछ ऐसा था जो मुझे और भी हैरान कर रहा था। नीरज की 16 साल की उम्र में जो कुछ मैंने सुना वह मुझे गहरे सदमे में डाल गया। वह चाय मेरे सामने रखते हुए बोला, भाभी, आप सो गई थी, आपको बहुत अच्छी नींद आई ना। उसकी बातों में एक मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी हुई कुछ और ही था। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने फीकी आवाज़ में जवाब दिया, हाँ, आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वह तुरंत बोल पड़ा, तो क्यों नहीं आती भाभी, मैंने आपके चावलों में नींद की गोली मिला दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती, तो उसने कहा था इनको चावलों में नींद की गोलियां मिला दो, इससे ये आराम से सो जाएंगे। उसकी बातों ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया। नीरज, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैं चिल्लाते हुए कहा। तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। मेरा दिल एकदम ठंडा पड़ गया। वह जल्दी से बोला, नहीं भाभी,
मैं तो आपको बस अच्छी नींद देना चाहता था। अब आप तो तरोताज़ा लग रही है। ये लो चाय पिए। उसने चाय मेरे सामने रखी और मैं उस पर शक करने लगी। तुमने इसमें तो कुछ नहीं मिलाया ना? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। वे कसम खाते हुए कहा, भाभी, भगवान की कसम, मैंने तो आपकी नींद के लिए ही गोलियां मिलाई थी। आप कहे तो मैं ये चाय खुद पी लूँगा। हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने चाय के गिलास से एक घुट भरते हुए मुझे दिखाई। मुझे उसकी बातों पर यकीन हुआ और मैंने सोचा कि शायद वह सच बोल रहा है। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बारे में शांत हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके चेहरे को देखते और उसकी मासूमियत पर यकीन करने लगती। लेकिन जो कुछ मैंने उसके कमरे में देखा था वह मेरे दिल से नहीं निकल रहा था। उस कमरे में जो था उसकी कोई माफ़ी नहीं थी। मैंने सोचा कि अब मैं उस पर क्या विश्वास कर सकती थी। थोड़ी देर बाद नीरज खुद ही मुंह खोल दिया और उसकी बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ, उसने बड़ी से कहा। मेरा एक जानने वाला और ईमानदार अंकल है। वह हमारे जेवर बेचकर हमें बहुत सारे पैसे दिलवा देगा। हम उन पैसों से एक नया घर खरीद लेंगे। इस किराए के घर में हम कब तक रहेंगे? मालिक परसों किराया लेने आएगा और हमारे पास पैसे नहीं हैं। नीरज की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अभी तक मैंने ऐसी किसी बात के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन नीरज ने जिस तरीके से ये ख्याल सामने रखा वह मुझे गहरी सोच में डाल गया। नीरज, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? मैंने उससे चलते हुए पूछा। वे बिना जिंदगी साथ बितानी है और एक नया घर चाहिए। किराए के घर में तो सिर्फ इंसान होते हैं। जो मुझे सही लगा। मैंने उसे पर कोई बहस नहीं ली, लेकिन दिल में एक डर था कि कहीं तो हम और मुश्किल में पड़ जाएंगे। मेरी स्थिति इतनी नाजुक थी। एक देव औरत थी और एक 16 साल का देवर जो खुद भी न समझ था। इस हालत में हम दोनों किसी भी धोखेबाज का शिकार हो सकते थे। मैंने सोचा शायद मुझे इस बारे में किसी से मुशायरा लेना चाहिए। मैंने तय किया कि मैं मायके वालों से बात करूंगी, शायद मेरी मदद कर सके। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। जेवर जिनके बारे में मैं नीरज से कभी बात भी नहीं की, वे उसके हाथ कैसे लगे? ताले भी तो टूटे नहीं थे, फिर उसने निकाल कैसे लिए? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने खुद से कहा, नीरज बच्चा है, वे गलत नहीं कर सकता। फिर भी वे जो कुछ करता, मुझे उसकी भावनाओं और स्थिति को समझना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी उसकी मासूमियत और उसकी मदद की इच्छा ही मुझे समझदारी की ओर ले जाती थी। नीरज ने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। जब मैं अपने मायके वालों से बात की, मुझे जेवर बेचकर घर खरीदना है, तो उन्होंने मुझे साफ कहा, तुम अब विधवा हो चुकी हो, तुम्हें हमारे घर आना होगा। लेकिन मैं जानती थी कि मैं अगर उनके घर जाती तो वहाँ मैं कभी भी अपनी पहचान नहीं बना सकती थी। मेरे भाई अपनी बीवियों के गुलाम थे और उन्हें कभी भी अपनी बहन का सहारा देने की फुर्सत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी की बाकी हिस्सा दूसरों के सहारे बिताऊं। मुझे ये समझ आ गया था कि इस मौके को खोना नहीं चाहिए। अगर मैं जेवर बेचा तो शायद मैं अपनी एक नई शुरुआत कर सकती हूँ, एक नया घर बना सकती हूँ। मेरे पति ने मेरी ज़िंदगी में बहुत से कीमती जेवर दिए थे, लेकिन जब मैं अपने भाइयों की नीयत अच्छी तो मुझे वे जेवर उनके हाथों में देने का कोई मतलब नहीं दिखा। यही सोचकर मैंने तय किया कि अब मैं नीरज के सहारे चलूँगी। नीरज जो एक 16 साल का बच्चा था, उसके अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे न केवल दिलासा देता था, बल्कि ये एहसास भी दिलाता कि वह मेरी ज़िंदगी को संभाल सकता है। तुम चाहो तो ये जेवर बेच सकते हो, मैंने कहा। नीरज ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सब जेवर को अपने अंकल को दे दिया। 2 दिन बाद नीरज के हाथों में घर के कागजात और चाबी आई। घर का सौदा इतना जल्दी हो गया, ये मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। आमतौर पर घर का इंतकाल, कागजात और अन्य ज़रूरी कामों में महीना लग जाते थे, लेकिन नीरज ने ये सब इतनी जल्दी और सरलता से किया। जब नीरज ने वह कागजात मेरे हाथ में रखे तो मुझे एहसास हुआ कि 16 साल की उम्र में भी उसकी सोच किसी बड़े इंसान जैसी थी। उसकी मासूमियत और सादगी के बीच एक गहरी समझ थी जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी।
फिर उसने एक अजीब सी बात कही, भाभी हम सारा घर साफ कर लेंगे, लेकिन आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ में कुछ था जो मुझे खींचता चला गया। मैं जानती थी कि वह छोटा है, लेकिन जो कुछ वह कहता था उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसकी सोच कभी कभी मेरी सोच से कहीं ज़्यादा स्पष्ट और समझदार होती थी। आपकी आंखों में उस दिन कुछ अलग सा था। उसकी नज़रों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्दों को उभारने से वह असमर्थ था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या कहना चाहता है। उस वक्त मुझे थोड़ा जल्दी था। हम घर में सारा सामान रख चुके थे, लेकिन अब मुझे चिंता थी कि हमारा खाना पानी और राशन कहाँ से आएगा। मैं कभी बाहर जाकर काम नहीं किया था और अब ये एक नई चुनौती थी। नीरज का ऐसा कहना कि वह मुझे एक ज़रूरी बात करना चाहता है, मुझे असमंजस में डाल रहा था। क्या वह मुझे कोई ऐसी बात करना चाहता था जिसे मैं अभी नहीं जानना चाहती थी? इस सवाल ने मेरे दिमाग में कई तरह के ख्यालों को जन्म दिया, लेकिन मैं फ़िलहाल इन सवालों का सामना नहीं करना चाहती थी। शाम को मैं घर के सभी सामानों को व्यवस्थित किया। हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, बस ज़रूरी चीज़ ही थी। हमारी दौलत भी बहुत सीमित थी और इसलिए हमने जो कुछ भी लिया था वे बड़े जतन से रखा था। सब कुछ करने के बाद मैं अच्छा सा खाना बनाया। यह खाना मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले अपने पति के लिए बनाती थी, उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए, उनका लाड प्यार जताते हुए। आधे घंटे बाद नीरज के लिए टेबल पर खाना रखा। उनका इंतज़ार करने लगी। मुझे नहीं लगता था कि आज वे बाहर जाएगा, क्योंकि वे हमेशा हमारे साथ खाना खाता था। रात के 10 बज गए थे और नीरज अब तक घर नहीं आया था। ये मेरे लिए बहुत अजीब था। पहले मेरे पति की मृत्यु से पहले वे शाम 5 बजे तक घर आ जाता था और फिर घर से बाहर नहीं निकलता था। जब हम लोग कभी बाहर जाते तो वह भी हमारे साथ आ जाता था, चाहे आइसक्रीम खाना हो या किसी अन्य काम के लिए। मेरे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैं ये समय नहीं पा रही थी कि नीरज इस समय कहाँ हो सकता है। रात के 12 बज चुके थे और नीरज ने नहीं आया था। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वह अकेले कभी घर से बाहर नहीं जाता था। मैंने उसका इंतज़ार करना शुरू किया और फिर रात के अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं गुस्से से दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ चले गए थे तुम, नीरज? मैं कड़क आवाज़ में पूछा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि बाहर निकल आए। आपकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपनी जगह पर खड़ा था और मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। मैं गुस्से में कह रही थी, तुम ऐसा कहाँ चले जाते हो? तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने दोस्तों को यहाँ बुला सकते हो। उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़रें मुझे कहीं दूर दिख रही थी और फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, भाभी मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप खाना खा लो, मुझे मत दो। गुस्से में कमरे की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में कुछ था जैसे वह कोई बड़ा आदमी हो, कोई ऐसा जो अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं था। मैं हैरान थी। वह तो सिर्फ 16 साल का बच्चा था, लेकिन उसके गुस्से में बहुत कुछ था। मैंने मन में सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ है और तभी मैंने उसकी कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखों में एक अजीब सी नफ़रत थी। उसने बिना किसी शर्म से कहा, भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं सोच में पड़ गई। क्या बात है? आप मुझसे शादी कर लीजिए। उसने अपनी बात कह दी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अचंभित थी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने कहा। तुम मुझे सुबह शाम माँ कहते हो, फिर ये क्या बोल रहे हो? नीरज की आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे उसने ये सोचकर कहा हो कि मैं उससे समझ पाऊंगी, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी बातों तो बिल्कुल उलझन में डालने वाली थी। अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया?
इतनी घटिया बात तुमने अपनी जुबान से निकाल कर मुझे गुस्से से दिल मिल रही थी। वह कि बिना किसी शर्म के मेरे सामने खड़ा था, हाथ बंधे मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे समझाने का पूरा हक उसे ही हो। उसकी नज़रें से मुझे डर लगने लगा था। मैं बोलते बोलते चुप हो गई। बिना कुछ कहे मैं वहीं से वापस मुड़ी और कमरे में आकर बैठ गई। मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया था। दिल में डर था और गुस्सा, दोनों को मिला जुला एहसास हो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कर सकता है और मुझसे ऐसी बातें करेगा। मैं हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था। ये तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खामी थी कि मैं उसकी मासूमियत को इस हद तक माना था। मेरी औलाद तो अब तक नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी नीरज के बारे में मैंने हमेशा यही सोचती थी कि हमेशा मेरे बच्चों जैसा है। मेरे पति ने भी मुझे यही कहा था कि तुमसे ज़्यादा उसकी देखभाल और जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अब उसकी हरकत से मैं चौंक गई थी। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह मेरे लिए ऐसी बातें करेगा। मुझे लगा था कि अब मैं उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करूँगी। ये घर मेरे नाम था और अगर नीरज ने फिर ऐसी कोई गलती की तो मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूँगी। इस घर को मेरे पति ने बहुत प्यार से बनाया था और मैं उसकी इज्जत करने वाली थी। लेकिन अगर नीरज खुद इस इज्जत को तोड़ता है तो वह इस घर में नहीं रह सकता। मेरी खामोशी अब गुस्से में बदल चुकी थी। सुबह होते ही मैंने नीरज के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि अब क्या करना चाहिए। मेरे मन में खलबली मच रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा नीरज का कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे में कोई नहीं था। नीरज कहाँ गया? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा अगर दरवाज़ा बाहर से बंद है तो इसका मतलब नीरज ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। ये ख्याल मेरे मन में आया और फिर मेरे दिल में नफ़रत का एक अजीब सा एहसास हुआ। वह 16 साल का लड़का और उसकी हरकतें इतनी बेतुकी कि मैं हैरान रह गई। मैंने तुरंत यह तय किया कि मुझे मायके जाना चाहिए क्योंकि मुझे घर में अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं अभी इज्जत में हूँ। इस स्थिति में बार बार घर छोड़ना ठीक नहीं है। इस विचार से मैं चुपचाप बैठ गई क्योंकि किसी भी हालत में इस घर को छोड़ने का मेरा मन नहीं था। पति के निधन को 1 महीना हो चुका था और उस 1 महीने में नीरज का व्यवहार मेरे लिए एक बड़ी उलझन बन गया था। उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी। वह मेरी तरह ज़िंदगी के सच्चे हालात को समझ नहीं पा रहा था। अगर मेरे पास अपनी औलाद होती तो मैं शायद इस वक्त नीरज के सहारे ना होती। मैं सोचने लगी, विकास मेरे पास खुद का बच्चा होता तो मुझे ये सब नहीं सहना पड़ता। अब मैंने ठान लिया था कि यार, जब नीरज घर आए तो उससे साफ साफ बताऊंगी कि इस घर में उसका कोई हक नहीं है। मैं अब इस रिश्ते से पूरी तरह मुंह मोड़ लूँगी। अचानक लगभग शाम के 6 बजे आसपास घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैंने सोचा शायद नीरज होगा, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखों के सामने 3-4 अजनबी लोग खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था और उनकी दरिया देखकर मुझे लगा कि वे किसी खास विचारधारा के व्यक्ति हो सकते हैं। उनके आक्रमण रुख देखकर मेरी धड़कन और तेज हो गई। उन्होंने जो कहा वे मुझे बुरी तरह से चौंकाने वाला था और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वे शब्द मेरे लिए केवल हैरान करने वाले नहीं थे, बल्कि वे दिल को चीरने वाले थे। उनकी बातें मेरे मन में एक गहरी पीड़ा छोड़ दी गई। उन लोगों ने कहा, दीदी तुम अकेले इस घर में रहती हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं अकेले ही रहती हूँ। उनका जवाब और भी कठोर था, तुम झूठ बोल रही हो। ये औरत अपने 16 साल के देवर के साथ इस घर में रहती है, अभी भी कहीं छुपा होगा। ये लोग इस मोहल्ले के गंदा कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने पूछा, क्या किया है हमने? और उनका जवाब और भी कठोर था, क्या किया है? तुमने ये पूछ रही हो? तुम अपने 16 साल के देवर के साथ इस घर में अकेली रहती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति मर चुका है? तो मैं विधवा हो तो अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर यहाँ रहना है तो शराफत से रहो। हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग नहीं रह सकते। उनकी बातें मेरे दिल में छुप रही थी, पर मैं खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी,
इसीलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब दरवाज़ा बंद किया तो मेरे अंदर एक गहरी नफ़रत और गुस्सा उमड़ रहा था। मेरा दिल अब टूट चुका था क्योंकि मुझे यकीन था कि यही सब कुछ उसने ही किया था। वह जानता था कि लोग मुझे किसी नज़र से देखेंगे, लेकिन उसने फिर भी अपनी हरकतें जारी रखी। मैंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। ये घर, ये मोहल्ला, सब अब मुझे बोझ लगने लगा था। अब मुझे यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। मैं जानती थी कि नीरज ने मेरी इज्जत से खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे मन में बस यही विचार घूम रहे थे कि इस सच में मैं अकेली औरत को किस कदर अकेला और कमज़ोर समझा जाता है। किसी ने भी यही नहीं सोचा था कि औरत को अपना घर और सम्मान फिर से कैसे हासिल होता है। आंसू मेरे चेहरे से बह रहे थे। काश मैं खुद को और नीरज को उन लोगों से बचा सकती। मुझे अब ये साफ हो चुका था कि समाज में एक अकेली औरत की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं अपनी इज्जत की रक्षा करूँगी, चाहे जो भी हो। मैं भगवान से प्रार्थना की कि वे सब की इज्जत और सुरक्षा बनाए रखे। जब समाज में एक अकेली औरत को कमज़ोर समझना है, तब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उसकी ताकत उसके भीतर छुपी होती है, कि वे औरत किस तरह अपने सम्मान और घर को फिर से हासिल करती है। हर आंसू जो उसके चेहरे से बहकर एक नई उम्मीद की शुरुआत होती है। समझ में जो कोई भी उसे कमज़ोर समझे, वह नहीं जानता कि हर महिला के पास एक अनमोल शक्ति होती है जो उसे अपनी स्थिति से बाहर निकलने का साहस देती है। मैं खुद से ये वादा करती हूँ कि मैं अपनी इज्जत की रक्षा करूँगी, चाहे जो भी हो। समाज हमें कैसे देखता है ये मायने नहीं रखना, क्योंकि हमारी ताकत हमारे आत्मविश्वास में है। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझेंगे। भगवान से ये प्रार्थना करें कि वे सभी की इज्जत और सुरक्षा बनाए रखे, क्योंकि हर व्यक्ति का हक है सम्मान और सुरक्षा का। ये संदेश दूसरों को ये सिखाएगा कि कभी भी अपनी आत्मसम्मान में समझौता न करें, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। आत्मसम्मान आपका सबसे बड़ा धन है। यदि आप खुद की इज्जत करेंगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। इसीलिए हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर दृढ़ रहे और याद रखें, अपनी आवाज़ उठाना, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये आपकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।